हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2। लेकिन चैप्टर 2 को शुरू करने से पहले हम चैप्टर 1 में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने किन किन टर्म्स के बारे में जाना। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा जो सोशियोलॉजी क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने समझा। तो सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी के अंदर जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, लोगों के बीच में जो सोशल बिहेवियर्स है उसका एक्सचेंज हो रहा है। सोशल बिहेवियर्स का लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग एक जिस ग्रुप में रह रहे हैं उन लोगों के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, इसी को साइंटिफिकली यानी एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू पढ़ना ही सोशियोलॉजी है। यानी सोशियोलॉजी इज़ द साइंस या सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक या सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। यानी साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ का? सोसाइटी का, सोशल इंट्रैक्शंस का, सोशल बिहेवियर्स का साइंटिफिक स्टडी है सोशियोलॉजी। हम लोगों ने सोशियोलॉजी को समझा। फिर हम लोगों ने समझा जो सोशियोलॉजी को समझने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे पास होना चाहिए, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को कॉमन सेंस व्यू से अलग हट करके देखना, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स में किसी भी चीज़ को देखना, वो हो गया हमारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का ये जो कंसेप्ट है ये सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया था 1959 में। इस चीज़ को भी हम लोगों ने पढ़ा था। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने समझने की कोशिश की सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो डेवलप हुआ, इसके पीछे कौन दो मेन फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे सोशियोलॉजी को डेवलप करने में। तो पहला हम लोगों ने समझा इंटेलेक्चुअल मोमेंट यानी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, और सेकेंड मटेरियल चेंजेस। इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ जो बड़े बड़े जो राइटर्स थे उन्होंने क्या क्या आइडियाज़ दिए और कैसे जो साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे हो रही थी तो उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको एक नए तरीके से सोचने का, सोसाइटी को भी उसी साइंटिफिक वे में देखने के लिए। और दूसरा जो मटेरियल चेंजेस हो रहे थे जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो भी चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, जो भी प्रॉब्लम्स सोसाइटी फेस कर रही थी उसका एक सॉल्यूशन के रूप में जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो सोशोलॉजिस्ट थे, वो एक नए सब्जेक्ट उसके सॉल्यूशन के रूप में उस समय जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारे सोसाइटी में उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन के रूप में एक साइंस को डेवलप करना चाहते थे, एक सब्जेक्ट को डेवलप करना चाहते थे जो कि सोशियोलॉजी के रूप में हमें देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने देखा सोशियोलॉजी शुरू कहाँ हुआ। तो इसका मेन जो सेंटर रहा शुरू होने का वो रहा यूरोप। क्यों? क्योंकि जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है या साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन है, या फिर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारे का सेंटर जो रहा है वो यूरोप रहा है। तो इसलिए हमें सोशियोलॉजी की का शुरुआत भी जो है वो हमें यूरोप में ही देखने को मिलता है। फिर चूँकि यूरोप के बहुत सारे कॉलोनी थे उसमें एक कॉलोनी इंडिया भी था, तो इंडिया में भी हमें सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का डेवलपमेंट देखने को मिला। इसके बाद हम लोगों ने जाना जो कैसे सोशियोलॉजी जो है अलग दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनसे अपने मटेरियल्स को लेता है, उससे अपने सब्जेक्ट मैटर को लेता है, और कैसे सोशियोलॉजी और अदर सोशल साइंसेस लाइक हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इससे कैसे जो है सोशियोलॉजी अपना सब्जेक्ट मैटर लेता है और कैसे ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और कैसे डिफरेंट हैं, इस चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की। आज से हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। इसमें जैसे कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसके अपने पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स, इस तरीके के डिवीज़न, परसेंटेज, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं ये मैथ्स के टर्मिनोलॉजी हैं। उसी तरीके से अगर हम जो है सो दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो उसके पास भी अपने कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। क्यों? क्योंकि उस टर्म को जो है हम आसानी से समझ सकते हैं और हम उस सब्जेक्ट के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए हर सब्जेक्ट के पास अपने कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हम जैसे डायरेक्शंस को बहुत ज़्यादा जो है समझने की कोशिश करते हैं, एक्सिस को समझने की कोशिश करते हैं, किस हेमिस्फीयर में है उस हेमिस्फीयर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये टर्म्स लाइक एक्सिस, हेमिस्फीयर, डायरेक्शन, ये सारे जो है हमें बताते हैं ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है। ठीक उसी प्रकार अगर हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है जो हम उसी सोसाइटी में रहते हैं, हम उसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ हम हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, हमारे बीच इंट्रैक्शंस भी होती हैं, लेकिन हम इसे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स नहीं दे पाते हैं। हम रहते उस सोसाइटी में है लेकिन हम
इसको किस टर्म के नाम से जाने उसे हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो सोसाइटी की बात जब भी हम करें तो हम उसको भी उसके पास भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हों जिससे कि हम समझ सकें जो हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात करें। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फैमिली की बात करें, स्कूल की बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात करें या फिर किनशिप की बात करें, तो ये सारे टर्म्स जो है हमें बहुत, स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो ये टर्म्स हमें जाने पहचाने लगेंगे सोशियोलॉजी से। तो ये ऐसे ही जो कुछ टर्म्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके कुछ कंसेप्ट्स और उसका यूज हम कहाँ करेंगे सोशियोलॉजी में, किस वर्ड का, पर्टिकुलर वर्ड का यूज कहाँ किया जाएगा, इसे हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम इस पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ जानेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगा उसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगी, तो निश्चित तौर पे आप उन सारे टर्मिनोलॉजी को एक जगह नोट डाउन कर लें और उसका या तो आप गूगल से जो है सो उसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में इसी बुक में जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें सारे टर्मिनोलॉजी आसानी से क्लियर हो जाएगी। या फिर बीच बीच में मैं तो बताती ही रहूँगी इस चैप्टर के बीच में सारे टर्मिनोलॉजी को और सारे टर्म्स को हम लोग समझ लेंगे इस चैप्टर में। तो आज का तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो देखते हैं इसमें क्या सब दिया हुआ है। द प्रीवियस चैप्टर इंट्रोड्यूस अस टू द आइडिया बोथ अबाउट सोसाइटी एज वेल एज सोशियोलॉजी। वी सॉ दैट अ सेंट्रल टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू एक्सप्लोर द इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। इसमें बता रहा है जो हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो सोसाइटी के बारे में और सोशियोलॉजी के बारे में, और जो हम समझें उसे वो ये है कि सेंट्रल टास्क जो है सोशियोलॉजी का वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, इस चीज़ को समझना जो सोसाइटी और एक इंडिविजुअल के बीच का मतलब उसके बीच कैसा रिलेशन है उस चीज़ को समझना, कैसे वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल को और इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। इसी चीज़ को, उस दोनों के बीच के इंट्रैक्शन को समझना सोसाइटी का सेंट्रल टास्क है। We also saw that individuals do not float freely in society but are part of the collective bodies like the family, tribes, caste, class, clan, nation. अब यहाँ जो ये टर्म्स हैं फैमिली, ट्राइब्स, कास्ट, क्लास, क्लैन, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जिसे हम एक एक करके सोशियोलॉजी के अंदर समझेंगे। ये सारे अपने आप में टर्म्स हैं और इसके बारे में हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो बता रहा है जो हम लोगों ने समझा इंडिविजुअल जो होता है वो डू नॉट एग्जिस्ट इन वैकम, यानी वो अकेला कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि वो सोसाइटी में होता है और सोसाइटी उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो सोसाइटी का ही पार्ट होता है क्योंकि सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है। क्या क्या सब, तो फैमिली, ट्राइब्स, कास्ट, क्लैन, क्लास या फिर लास्टली इंडिया एज अ सोसाइटी यानी नेशन। In this chapter, we move further to understand this kind of groups, individuals from the kind of unequal orders, a stratification system within which individuals and groups are placed, the way social control operates, the role that individuals have and play, and the status they occupy. अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे लिए आया वो आया स्ट्रेटिफिकेशन, स्टेटस, सोशल कंट्रोल, ग्रुप्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये सारे टर्म्स को हम नोट डाउन करते जाएंगे और एक एक करके हमें बाद में इन सारे टर्म्स को समझना है। इसमें बताया गया है जो हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो अनइक्वल ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, ग्रुप्स के बारे में, सोशल कंट्रोल कैसे काम करता है, कैसे सोसाइटी कंट्रोल करती है, सोशल कंट्रोल कैसे ऑपरेट्स करता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रोल्स क्या होता है, ये रोल कौन डिसाइड करता है, इंडिविजुअल कैसे कोई भी रोल प्ले करता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारे टर्मिनोलॉजी को आप लोगों ने एक जगह नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हाउ सोसाइटी itself functions. Is it harmonious or conflict ridden? Are status and roles fixed? How is social control exercised? What kind of inequalities exist? The question, however, remains as to why do we need specific terms and concepts to understand this? Why does sociology need to have a special set of terms when we use terms like status and roles or social control anyway in our everyday life? इसमें बताया गया है जो हम जो सोसाइटी में बहुत सारे टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम टर्म्स लाइक स्टेटस, रोल्स, ये सब ऐसे जो ऐसे टर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स, ग्रुप, ये सब ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम हर दिन यूज करते हैं, कास्ट, क्लास, फैमिली। लेकिन क्या हम बेसिकली इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है,
इसे हम समझते हैं, नहीं समझते हैं। तो इसी को डीपली हम सोसाइटी के टर्म्स में, सोशोलॉजी के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे, जो हम ये टर्म्स क्यों यूज करते हैं। सो एक सोशोलॉजिस्ट जब इस टर्म को, क्लास टर्म को यूज करता है, तो उसको क्लास, वो किस चीज़ के बारे में बात करें। तो जैसे कि एक सोशोलॉजिस्ट जब भी क्लास टर्म का यूज करेगा, तो क्लास टर्म का बात है, यानी वो इकोनॉमिक फैक्टर की बात कर रहा है। जब वो कास्ट की बात करेगा तो सोशल टर्म्स में बात करेगा। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेगा तो वो सोशल टर्म्स में बात करेगा। दैट मीन्स उसका जो है कैसे सोसाइटी जो है सो किसी चीज़ को बहुत लो मानती है और किसी चीज़ को हाई मानती है। जैसे कि हमारा वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण सिस्टम का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर आएगा। हम जब हम स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम अपना वर्ण सिस्टम जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल्स, इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम क्लास की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स बात करेंगे, जो कैसे जो है सो दो क्लास है, एक बुर्जुआजी है, दूसरा प्रोलिटेरिएट है। बुर्जुआजी जो है जो कैपिटलिस्ट है, जिसने सारे धन को कैप्चर कर रखा है। प्रोलिटेरिएट वो है जो कि वर्कर्स क्लास है, यानी जिसके पास धन की कमी है। तो जब हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे तो हम टर्म्स लाइक क्लास बात यूज करेंगे। अब ये टर्म्स है क्लैन और ट्राइब, ये भी जो है कहीं ना कहीं जब हम यूज करते हैं तो गोत्र, तो जब हम यूज करते हैं तो हमें लगता है जो सिमिलर टर्म्स हैं, लेकिन सोसाइटी में इस टर्म का यूज हम कहाँ करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। कह रहा है क्या सोसाइटी कैसे फंक्शन करता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इसका जो फंक्शन है वो हारमोनियस है या कन्फ्लिक्ट ड्रिवन होता है, इसको समझेंगे। ये स्टेटस और रोल जो हमारे सोसाइटी में हम निभाते हैं वो आखिर फिक्स कौन करता है, क्या इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है या फिर हमारा सोसाइटी उसको फिक्स करता है। सोशल कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, कैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करता है। इनइक्वालिटीज सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट करती है और कैसे एग्जिस्ट करती है। ये सारे टर्म्स जो है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो हम सोसाइटी के बारे में बताती हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इन टर्म्स को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एवरीडे लाइफ में इन टर्म्स का तो यूज करते हैं, लेकिन सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट को समझने के लिए जब तक हम इसे डीप में समझेंगे नहीं, जो सोशोलॉजिस्ट इसी टर्म को यूज क्यों कर रहे हैं, उसका क्या जो है वो सोशोलॉजिस्ट आखिर कहना क्या चाह रहा है। जिस तरीके से अगर हम फिजिकल न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो उसमें जो है अलग अलग जो है टर्म्स होंगे, वो उस चीज़ को लेकर के बात करेगा। जैसे टर्म्स लाइक यूरेनियम जो है अपने आप में जो है पता चलेगा किसी एक्सप्लोजन टाइप्स के चीज़ का बात कर रहा है या कोई मटेरियल एलिमेंट्स का बात हो रहा है। फॉर अ डिसिप्लिन सच एज से न्यूक्लियर फिजिक्स दैट डील्स विथ मैटर्स से ये डील करेगा, अननोन टू विच पीपल एंड फॉर विच नो वर्ड एग्जिस्ट इन कॉमन स्पीच। इट सीम्स ऑब्वियस दैट अ डिसिप्लिन मस्ट डेवलप अ टर्मिनोलॉजी, हाउएवर टर्मिनोलॉजी is possibly even more important for sociology just because its subject matter is familiar and just because words do exist to denote it। यानी जैसे कि मान लो एक न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स मैटर से डील करता है, लेकिन उसके जो टर्म्स होंगे वो लोगों को फेमिलियर नहीं होंगे। उसके लिए जैसे बहुत ज़्यादा जो है सो डेली वो एवरीडे कन्वर्सेशन में कोई ऐसा वर्ड्स नहीं होगा जिसे हम यूज करते होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होना जरूरी है। लेकिन सोसाइटी में जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो ज़्यादातर शब्द जो हैं वो उससे हम फेमिलियर हैं, लेकिन हम उसके सही अर्थ को समझते नहीं है, इसीलिए सोसाइटी के टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है। वी आर सो वेल अक्वेंटेड विद द सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट सराउंड्स अस। एक नया टर्म आया यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन, तो उसी जो है सो वोकैब वाले में हम इसको यूज राइट डाउन कर लेंगे, इंस्टीट्यूशंस दैट सराउंड्स अस दैट वी कैन नॉट सी देम क्लियरली एंड प्रिसाइजली। For example, we may feel that since we live in families, we all know about families. This would be conflating or equating sociological knowledge with common sense knowledge or naturalistic explanation, which we have discussed in chapter 1. यानी क्या रहा है, अगर हम जो है सो फैमिली में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, तो हमें ऐसे हमारे मन में आता होगा कि हम सारे रिलेशंस को जानते हैं, हमें सब पता है फैमिली के बारे में, लेकिन ये हमारा एक कॉमन सेंस नॉलेज हो सकता है, एक नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। एक्चुअली जब हम सोशोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है या किनशिप किसको बोलेंगे, तो इस टाइप के जो शब्द हैं, क्लैन क्या होता है, तो ये सारे सोशोलॉजी स्पेसिफिक टर्म्स हैं। तो इसको जो है हम सोशोलॉजी में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वी ऑल्सो फाउंड इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हैज़ बायोग्राफी और हिस्ट्री। वी हैव यानी सोशोलॉजी का अपना एक बायोग्राफी भी है, एक हिस्ट्री भी है।
We saw how certain materials and intellectual developments shaped the sociological perspectives as well as its concerns. Likewise, sociological concepts too have a story to tell. Many of the concepts reflect the concern of social thinkers to understand and map the social change that the shift from pre-modern to the modern entailed. For instance, sociologists observed that simple small scale and the traditional societies were more marked by close, often face-to-face interactions, and modern change scale societies by formal interactions. They therefore distinguished primary from secondary groups, community from society और associations. यहाँ पे न्यू टर्म्स हमें देखने को मिला. क्लोज्ड इंटरेक्शन क्या होता है और फॉर्मल इंटरेक्शन होता है. यानी इसमें बताया गया है जो हमारे टाइम टू टाइम जो है सोसाइटी में चेंजेस आते रहे हैं, और इस चीज़ को हमारे सोशोलॉजिस्ट ने नोट किया है. जैसे कि उन्होंने ऑब्जर्व किया जो सिंपल सोसाइटीज़ थे, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, वो क्लोज सोसाइटी थी. क्लोज सोसाइटी का मतलब हो गया जो उसके जो मेंबर्स थे वो बहुत लिमिटेड मेंबर्स थे, उनका डेली का इंटरेक्शन था, एक मेंबर दूसरे मेंबर को फेस टू फेस पहचानते थे. लेकिन आज का जो हमारा सोसाइटी है वो एक फॉर्मल सोसाइटी है. इसमें हम ज़रूरी नहीं है जो अपने जिस सोसाइटी के हम मेंबर हैं उसको हम फेस टू फेस पहचानते हो. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक जिम ले लें तो जिम जो है एक ऐसा सोसाइटी है. ऐसे एग्जांपल लेते हैं एक जिम का. जिम में बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो एक जिम वाला सोसाइटी जो है उसके हम मेंबर हो गए. लेकिन उस जिम में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम पहचानते नहीं है उस जिम में, हम बस 2-4 लोगों को पहचानते हैं उस जिम में. लेकिन अगर जब भी हम जिम वाले सोसाइटी की बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे जो इस सोसाइटी एक वो पर्सन जो कि जिम जाता हो तो उसमें मेरा भी काउंट आएगा. तो जिम एज अ सोसाइटी जब हम देखने की बात करेंगे तो हम उससे बिलोंग करते हैं. लेकिन उसमें जिम में रहने वाले लोगों को हम फेस टू फेस नहीं जानते हैं. तो वही चीज़ बताया गया है जो आज का जो हमारा सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी, हम कई सोसाइटीज़ के मेंबर हैं एक साथ में. तो इसमें हम फॉर्मल इंटरेक्शन तो है हमारे बीच, लेकिन हम फेस टू फेस लोगों को नहीं जानते. फॉर एग्जांपल, हमारा जो है ये यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल सोसाइटी के मेंबर्स हो गए हम सारे, लेकिन मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ और आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं. तो ये हो गया एक फॉर्मल इंटरेक्शन. इसलिए जो है सो डिस्टिंग्विश कर देयरफॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी फ्रॉम सेकेंडरी ग्रुप्स, कम्युनिटी फ्रॉम सोसाइटी और एसोसिएशंस. इसीलिए ज़रूरी होता है जानना जो प्राइमरी ग्रुप कौन होगा, सेकेंडरी ग्रुप कौन होगा, कम्युनिटी किसको बोलेंगे. ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इसे याद रखेंगे. वो क्या वाले पार्ट में से भी लिख लेंगे. प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी, एसोसिएशन, ये सारे. स्ट्रैटिफिकेशन, ये स्ट्रैटिफिकेशन तो पहले भी लिख चुके हैं. इनइक्वालिटीज़, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे डाला हुआ है. ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे. Other concepts like stratification reflects the concern that sociologists had in understanding the structured inequalities between groups in the societies. यानी जब भी स्ट्रैटिफिकेशन का बात होगा इसका मतलब ये है सोशोलॉजिस्ट जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले इनइक्वालिटीज़ को के बारे में बात करना चाहते हैं. हमारे सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो सोशोलॉजिस्ट उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो स्ट्रैटिफिकेशन टर्म्स का यूज करेंगे. Concepts arise in society, however, just as there are different kinds of individuals and groups in society, so there are different kinds of concepts and ideas. चूँकि different kinds of individuals exist करते हैं सोसाइटी में, different groups exist करते हैं सोसाइटी में, इसलिए हमें different concepts और terms भी देखने को मिलेगा. And sociology itself is marked by different way of understanding society and looking at dramatic social changes that the modern period brought about. चूँकि सोशोलॉजी खुद ही जो है वो सोसाइटी को डिफरेंट टाइप से समझने की कोशिश करते हैं. कुछ सोशोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो सोशोलॉजी को माइक्रो लेवल पे समझना चाहते हैं, कुछ मैक्रो लेवल पे समझना चाहते हैं. कुछ सोशोलॉजिस्ट जो है सो मेल और फीमेल यानी जेंडर पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को समझते हैं. कुछ किसी भी सब्जेक्ट को क्वालिटेटिवली देखते हैं और कोई ऐसे भी सोशोलॉजिस्ट है जो कि उसको क्वान्टिटेटिवली देखते हैं. किसी का मानना है जो हमें जब हम किसी भी चीज़ का स्टडी कर रहे हों तो हमें उस सोसाइटी में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, यानी पार्टिसिपेट करो. अगर हमें पता करना है जो संथाल कम्युनिटी में शादी कैसे होता है तो हमें पहले अपने आप को बाहर का जो भी रिलेशन है उसको छोड़ो, विदाउट एनी बायसनेस उस संथाल कम्युनिटी में अपने आप को एंटर करा लो. उस सोसाइटी में जाओ, उसके लोगों के रीति रिवाज सारे को समझो, रिचुअल्स को समझो, वो कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उसके बाद उस सोसाइटी के बारे में लिखो. तो उसे कहते हैं, सोसाइटी में आगे पढ़ेंगे, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन.
तो सोसाइटी में खुद ही जो है बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। We have seen how even in the early stage of sociology's emergence, there were contrary and contrasting understanding of the society. If for Karl Marx, class and conflict were key concepts to understand society, जैसे कि कार्ल मार्क्स के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी था समझना क्या, कन्फ्लिक्ट, सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है उसको उन्होंने समझने की कोशिश की, इसलिए कार्ल मार्क्स को कन्फ्लिक्ट थ्योरी, कन्फ्लिक्ट स्कूल से जोड़ करके देखा जाता है। अब कन्फ्लिक्ट कैसे, तो बस वही कार्ल मार्क्स जब भी बात करेंगे वो एक ही बात करते हैं, जो सोसाइटी में एक बुर्जुआजी है, एक कैपिटलिस्ट है, उसके पास सब कुछ है, वो जो है सो ऑप्रेस कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है, जो जिसके पास कुछ नहीं है, यानी लेबरर्स हैं, और सब अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सब दुनिया के जितने भी लेबरर्स हैं वो एक हो जाओ और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट आवाज़ उठा लो, भले इसके लिए तुम्हें अपने ब्लड ही क्यों ना बहाना पड़े। कार्ल मार्क्स इस तरीके की बात करते हैं। जब हम इनके थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर, एलियनेशन का थ्योरी, इन सब को पढ़ेंगे तब हमें ये समझ में आएगा। वहीं जो इमाइल डर्कहाइम है वो जो है सो एक फंक्शनलिस्ट है। इनका मानना है सोसाइटी में जो कुछ एग्जिस्ट करता है उसका कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है, यानी ये जो है सिर्फ जो है उसके निगेटिविटी की बात नहीं करते हैं डर्कहाइम, ये मानते हैं जो सोसाइटी में जो कुछ एग्जिस्ट करता है उसका कुछ अच्छा परिणाम है सोसाइटी में, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैरिज अगर हो रहा है तो जो फेमिनिस्ट होंगी वो क्या बोलेंगी, जो मैरिज जो है जिस तरीके से कार्ल मार्क्स बोलते हैं जो फैक्ट्री जो है वो ऑपरेस लोगों का एक सेंटर है, उसी प्रकार से मैरिज जो है वो जो वीमेन होती हैं उसको ऑपरेस्ड करता है। मैरिज एज अ सिस्टम, जो मैरिज एज इंस्टीट्यूशन जो है वो वीमेंस को बहुत ज़्यादा ऑपरेस करता है। लेकिन वहीं इमाइल डर्कहाइम जो होंगे वो मैरिज के कुछ जो है वो बेनिफिट्स बताएंगे, वो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आज तक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है तो बताएंगे इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट्स रहा होगा जिस कारण से आज भी ये इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यानी जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो उसके बेनिफिट्स को ज़्यादा नज़र में रखते हैं, और जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले होते हैं वो उसके जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। In the post-World War II period, sociology was greatly influenced by the structural functionalists who found society essentially harmonious. They found it useful to compare society to an organism where different parts have a function to play for the maintenance of the whole. Others, in particular the conflict theorists influenced by Marxism, saw society as एसेंशियली कन्फ्लिक्ट रिडन। बस वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा, जो इसमें एक एग्जांपल दिया है सेकेंड वर्ल्ड वार का, डर्कहाइम को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के रूप में देखा जाता है। अब ये मार्क्सिज्म कौन है, तो मार्क्स को फॉलो करने वाले जो लोग बाद में बने उसी को मार्क्सिस्ट बोलते हैं। जिन्होंने जिस तरीके से मार्क्स बात करते थे उनके थ्योरी को या उस तरीके से जिन लोगों ने अपने बात को रखने का कोशिश किया उन्हें मार्क्सिस्ट बोलते हैं। Within sociology, some tried to understand human behavior by starting with the individual, that is micro interactions. Others began with macro structures such as class, caste, market status, or even community. Concepts such as status and role begin with the individual. Concepts such as social control or stratification begin from a larger context within which individuals are already placed. यानी कुछ लोगों ने उसको माइक्रो लेवल पे देखना चाहा, कुछ लोगों ने मैक्रो लेवल पे देखना चाहा। कुछ लोगों ने क्लास, कास्ट, मार्केट, स्टेटस, कम्युनिटी, स्टेट, इन सारी चीज़ों का स्टडी करना शुरू किया। कुछ लोगों ने एक लार्जर यानी एक इंडिविजुअल को जो है सो फोकस में रखा, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को समझने का कोशिश किया। वहीं कुछ लोग जो है पहले सोसाइटी को समझ लिया, अगर सोसाइटी को समझ लेंगे तो उसमें भी वो इंडिविजुअल अपने आप जो है सोसाइटी का ही पार्ट है, तो इंडिविजुअल का भी स्टडी हो गया। लेकिन कुछ लोग का मानना था नहीं, सोसाइटी को स्टडी करने से ज़्यादा जरूरी है हम इंडिविजुअल का स्टडी करें। और कुछ लोगों का मानना था जो हम सोसाइटी का स्टडी करेंगे क्योंकि सोसाइटी में ही तो वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। The important point is that these classification and types that we discussed in sociology help us as the tool through which we can understand reality. इन सारी चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसके रियलिटी को जान सके। इस क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाई किया जाता है सोशोलॉजी को, कैसे हमारी सोसाइटी को क्लासीफाई किया जाता है, सारी चीज़ों को हम जान सकें। दे आर की टू ओपन लॉक्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, दे आर एंट्री पॉइंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, नॉट द फाइनल आंसर बट वाट
if the key becomes rusted or bent or does not fit the lock or fits in with efforts. In such situation, we need to change or modify the key. In sociology, we both use and also constantly interrogate और question the concepts and the categories. यानी कह रहा है ये सारे concepts को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसके concepts को समझ सके, सोशोलॉजी को समझ सके. हमें जिस तरीके से अगर एक ताला है, एक चाबी है, अगर चाबी से वो ताला नहीं खुल रहा, उसमें रस्टिंग हो गया, तो ज़रूरी है उस चाबी को मॉडिफाई करें. उसी तरीके से सोशोलॉजी को ज़रूरी है जो हम इस सारी चीज़ों को समझें, लेकिन समय समय पे हमें इसको इंटरोगेट करना, इसको देखना, और इसमें मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है. बार बार हम इसको क्वेश्चन करते रहें और इसको मॉडिफाई करते रहें इसके कंसेप्ट्स को. वेरी ऑफन देयर इज कंसिडरेबल unease about the coexistence of different kinds of definitions or concepts, or even just different view about the same social entity. For example, conflict theory versus the functionalist theory. This multiplicity of approaches is particularly acute in sociology, and it cannot but be otherwise of the society itself is diverse. यानी अलग अलग इसमें जो है बस इतना ही कहना चाह रहा है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो है हमें थ्योरी देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, जिससे कि हमें सोसाइटी को समझने में, कई डाइवर्स तरीके से सोसाइटी को समझने में हमें हेल्प मिलेगी. In our discussion on the various terms, you will notice how there exist divergence of views. यानी कि हमें पता चलेगा जो कैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट हमें एक ही सब्जेक्ट मैटर पे हमें देखने को मिलता है. एंड हाउ दिस वेरी डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ डिफरेंसेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. और कैसे ये सारे डिबेट्स जो हैं हमें सोसाइटी को समझने में हेल्प करेगा. इन सारी चीज़ों को हमें समझेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सोशल ग्रुप्स और सोसाइटी को समझेंगे. मुझे उम्मीद है जितने भी टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने नोट किया होगा उसे हम गूगल करेंगे, और एक एक जो जितने भी टर्म्स हैं उसमें कीवर्ड सोशोलॉजी जैसे ही लिखते चलेंगे तो सोशोलॉजिकल जो डेफिनेशन है वो हमें देखने को मिल जाएंगे. और एक बार अगर सारे कीवर्ड्स हम इकट्ठा कर लेते हैं, उस कीवर्ड्स को समझ लेते हैं, तो सोशोलॉजी को समझना हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत ही आसान हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. अगर आपके कोई कमेंट्स हों और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक्स.